बिहार में सीट बंटवारे की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के सामने क्या डील रख दी है, किस पार्टी में विलय करने के लिए उनके सामने शर्त रख दी गई है, आज इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही पशुपति पारस के पास अब क्या रास्ते बचे हैं, नीतीश कुमार के सामने उन्होंने क्या गुहार लगाई है, और सबसे ज़रूरी बात कि चिराग पासवान अपने चाचा के सामने रखी गई डील से क्या खुश हैं, क्या वो मान जाएंगे। इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे और बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपका स्वागत है। मगर बिहार की जनता जिस जवाब के स्वागत के इंतजार में बैठी है कि भाई सीटों का बंटवारा वो नहीं हो पा रहा है, मगर आज खबर ये है कि पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं उनके सामने कोई डील रखी गई है बीजेपी की तरफ से। क्या है ये डील? देखिए, बीजेपी की तरफ से पशुपतिनाथ पारस को एक बात बहुत साफ तौर पर कह दिया गया है, क्योंकि बीजेपी एलजेपी को एक पार्टी के तौर पर देखना चाहती है और बीजेपी एलजेपी के कोटे में 5 से ज़्यादा सीटें देना चाहती नहीं है। ये हम आपको बता दें मैक्सिमम। और बीजेपी के लिए एलजेपी का मतलब चिराग और पशुपतिनाथ पारस दोनों हैं। इसलिए बीजेपी ने एक शर्त रख दिया है जो मैं दर्शकों से आपसे बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने साफ तौर पर शर्त रख दिया है कि या तो एलजेपी में विलय कर लीजिए, आप लोग एक साथ आ जाइए, और एलजेपी में अगर आप विलय नहीं करते हैं तो आप बीजेपी में आ जाइए। अच्छा। आपको बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना होगा। मिल करके नहीं, मतलब बीजेपी में विलय करिए, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने साफ मैसेज पशुपतिनाथ पारस को दे दिया है। पशुपतिनाथ पारस हक्के बक्के हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस हालात में किस तरह से रिएक्ट किया जाए, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस सिर्फ अपनी सीट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आपको बता दें, और मैं पिछले कई वीडियोस में ये बात कह रहा हूं कि चिराग और पशुपतिनाथ पारस के बीच की जो लड़ाई है वो एलजेपी पे आधिपत्य की लड़ाई है। अभी कुछ देर पहले मैं वीना सिंह को भी सुन रहा था, एक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कह रही थी कि हर बाप जो भी संपत्ति अर्जित करता है वो अपने बेटे के लिए अर्जित करता है, और यहां तक बोलते बोलते वो बोल गई कि बेटे का ही मौलिक अधिकार होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बेटे का मौलिक अधिकार होता है तो लड़ाई तो एलजेपी पे आधिपत्य को लेकर के है, और चिराग पासवान इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि पशुपतिनाथ पारस को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मतलब एलजेपी उनके साथ जुड़ना ही नहीं चाहिए। ये मैं कई बार से कह रहा हूं, और दरअसल बात भी यही है। जब बीजेपी 2 दिन पहले बीजेपी के कोर कमेटी के नेता यहां पर मौजूद थे और केंद्रीय समिति से बिहार के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे, तो केंद्रीय समिति ने उनको वापस ये कह करके भेजा कि आप पहले घटक दलों से तो बात करिए। अब सवाल उठता है कि घटक दल में कौन? तो घटक दल में तो कई दलों ने पेच फंसा रखा है, लेकिन चिराग और पारस का जो पेच वो जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है वो उलझता ही जा रहा है। इसलिए बीजेपी ने एक सीधा साधा फॉर्मूला निकाला कि भाई पशुपतिनाथ पारस जी, आप या तो एलजेपी में विलय करिए, और एलजेपी में विलय नहीं करिएगा तो आप बीजेपी में आइए और बीजेपी के सिंबल में चुनाव लड़िए। फिर बीजेपी तय करेगी, बीजेपी तय करेगी कि आपको कहां से लड़ाएगी और कैसे लड़ाएगी। इसका एक और निष्कर्ष निकलता है सौरभ, वो भी समझना बहुत जरूरी है कि पशुपतिनाथ पारस को हाजीपुर भी छोड़ना पड़ेगा, और जो पशुपतिनाथ पारस एलजेपी पर आधिपत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनका भी परिवार है, उनके भी भतीजे हैं, प्रिंस समस्तीपुर से प्रिंस राज सांसद हैं, तो उनको भी लग रहा है कि अगर हमने हाजीपुर छोड़ा और इस पर अपनी दावेदारी छोड़ी तो हमारे हाथ से पार्टी गई, और पार्टी गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर हम अपनी विरासत अपने बच्चों को क्या सौंपेंगे? क्योंकि ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, आप देखें तो क्षेत्रीय दल अपनी पार्टी को अपनी विरासत समझते हैं और उसको अपने आने वाले जनरेशन को सौंपते हैं। आप किसी भी पार्टी को उठा करके देख लीजिए, आरजेडी में तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, इसी तरीके से आप उठा करके फिर आदमी जेडीयू और उधर बीजेडी एग्जांपल भी देगा, सब जगह नहीं होता। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो जेडीयू और बीजेडी एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, और इसीलिए आप देखें कि उन पर परिवारवादी होने का आरोप नहीं लगता है। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दल तो यही कर रहे हैं।
और इसी को बीजेपी बड़ा मुद्दा भी बना रही। अब सवाल उठता है कि ये जो कहा जा रहा है पशुपतिनाथ पारस से, अब पशुपतिनाथ पारस के पास विकल्प क्या रहे? सबसे बड़ा सवाल अब या तो वो क्या बचे हैं, या हाँ वही जो आप सवाल पूछेंगे मैं समझ रहा हूं कि या तो वो एनडीए में रहे या वो बीजेपी में शामिल हो, क्योंकि चिराग उनको अपने साथ लेने नहीं जा रहे, ये भी तय मान लीजिए। चिराग अपने कोटे से उनको सीट देने नहीं जा रहे हैं, ये भी तय मान लीजिए। चिराग बाकी के सांसदों को भी सीट देने नहीं जा रहे हैं, ये भी तय मान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक सांसद जो कि वीणा देवी हैं, जो कि वैशाली से 2 बार सांसद रही हैं, उनको दिया जा सकता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिया जाएगा, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग चौराहे पर खड़े हैं और ये लोग इसी एनडीए घटक दल में अपने सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं, मजबूत सहयोगी की, जो उनकी पैरवी कर सके। दरअसल पशुपतिनाथ पारस के तरफ से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि अरे भैया हम तो तब एनडीए में साथ रहे जब कोई नहीं था, हम सबसे विश्वासी घटक दल हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारा जेन्युइन हक बनता है कि जो 5 सीटें हैं वो हमको मिले, जो सिटिंग एमपी जहां से हैं वो हमको मिले। इसका मतलब साफ है कि हाजीपुर पारस गुट को मिले, इसका मतलब साफ है कि समस्तीपुर उनको मिले, इसका मतलब साफ है कि उनको नवादा मिले। आप समझ लीजिए इस तरह की मांग वो कर रहे हैं, उनको वैशाली मिले। लेकिन ये मिलना संभव है क्या? ये मिलना मुझे कतई संभव दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान 6 पे अड़े हुए हैं, मान लीजिए 5 पे वो मान जाए, और बाकी लोग, बाकी जो पारस गुट है वो भी अपने सिटिंग एमपीज के लिए जो वर्तमान सीट है उसको मांग रहा है। तो फिर जेडीयू क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, बाकी के दल क्या करेंगे? इसलिए दर्शकों के लिए जो बड़ी खबर है वो ये है कि बिहार की इकाई जो कोर कमेटी है बीजेपी की, उसने पशुपतिनाथ पारस के सामने ये शर्त रख दिया है कि या तो आप एलजेपी का हिस्सा बन जाइए या आप बीजेपी का हिस्सा बन जाइए। इसमें तीसरा पेयर और इम्पोर्टेंट हो जाता है जेडीयू, क्योंकि जेडीयू अगर अलायंस की बात करेंगे सबसे पुराने साथियों में जेडीयू भी, आप अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो दूसरा और सबसे बड़ा साथी रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बने ही हुए हैं। तो पशुपति पारस जो डील सौंपी गई है उनको, उसकी जानकारी क्या नीतीश कुमार को है? नीतीश कुमार के पास क्या पशुपतिनाथ पारस गए? देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पशुपतिनाथ पारस ने नीतीश कुमार के लंदन से लौटने के बाद पशुपतिनाथ पारस ने नीतीश कुमार से शिकायत की। नीतीश कुमार के पास रोना रोया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हाजीपुर सीट छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे विलय करने को कहा जा रहा है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के अचंभित जरूर हैं, हैरान जरूर हैं, और साथ ही साथ चिराग गुट में ये मैसेज है कि पशुपतिनाथ पारस अगर अकड़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के आवास पर जब इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी तो नीतीश कुमार के सिपा सलार भी उनके साथ मौजूद थे, और नीतीश कुमार के सिपा सलार ने ये उनको सलाह दी कि ये छोड़ दीजिए, ये बीजेपी का काम है, बीजेपी इसको हैंडल करेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पशुपतिनाथ पारस जो कि नीतीश कुमार के कंधे पर रख करके अपनी बंदूक चलाने की कोशिश में लगे थे, उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार का साथ उनको अंतिम दम तक मिलेगा। अगर नीतीश कुमार ने हाथ खींच लिया तो पशुपतिनाथ पारस का क्या होगा? क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर आप देखें तो बीजेपी, जेडीयू और उसके बाद चिराग पासवान ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चिराग का साथ छूटे। चिराग इसी बात को समझ रहे हैं और इसलिए वो लगातार अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनको पता है कि उनका इंपॉर्टेंस एनडीए में क्या है, एनडीए उनको छोड़ना नहीं चाहेगी। और जहां तक जेडीयू का सवाल है तो जेडीयू एक सीमा तक पशुपतिनाथ पारस का साथ देगी। जेडीयू भी समझ रही है कि अब इस ज्यादा पचड़े में पड़ना नहीं है, क्योंकि जेडीयू के सामने भी बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी 16 सीटों की मांग पर अड़े रहें और 16 सीटों को हासिल करें, क्योंकि जेडीयू के पास 16 वर्तमान सांसद है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू अपने लिए डील करेगी कि जेडीयू पशुपतिनाथ पारस के लिए? जेडीयू के लिए साफ है कि भाई आप लोग
सब लोग अपना देखो, बीजेपी डील करे बाकी लोगों से किसको कितनी सीटें देनी है, हमारी 16 तय है, हम 16 पे लड़ेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है। देखिए, ये बात निकल करके आ रही थी कि जेडीयू पूर्णिया छोड़ सकती है, लेकिन मैं आपको कल की बात बताऊं, जेडीयू अभी पूर्णिया भले ही छोड़ दे, लेकिन जेडीयू 16 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। 16 से 15 जाने को जेडीयू बिल्कुल तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि भले ही पिछली बार मात्र 3 घटक दल थे, लेकिन इस बार संख्या तो कहीं ज्यादा बढ़ गई। अब जब कहीं ज्यादा संख्या बढ़ गई है तो करेंगे क्या नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार अपनी 16 सीटों को बरकरार रखें, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी ये कह सकती है कि 2019 में आपको इतनी सीटें इसलिए दी गई थी क्योंकि आपके पास विधायक ज्यादा थे। 2024 में आपको इतनी सीटें क्यों दी जाए? अब तो आपके पास विधायक 45 हैं और ऐसे में आपको 16 सीटें क्यों दी जाए, इसके आप हकदार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है चूंकि जेडीयू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेडीयू नई घटक दल बनी है, जेडीयू के साथ हर हाल में चुनाव लड़ना है, लोकसभा से पहले कोई कंट्रोवर्सी उस तरह का बीजेपी चाहेगी नहीं। बीजेपी चाहेगी नहीं कि इंडिया गठबंधन को एक और मौका मिले, इसलिए जेडीयू की मांग को तो बीजेपी मान जाएगी। और जेडीयू की मांग को बीजेपी मान जाती है तो समझिए 16 सीट जेडीयू को, 5 सीट चिराग पासवान को, 21 और 16 सीट पे तो खुद बीजेपी लड़ेगी तो 37। अब सवाल उठता है कि और बाकी दल क्या करेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीट की जीत पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 2014 में आपने हमें 3 सीटें दी थी और तीनों हम जीते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि हमें आप एक ही क्यों ऑफर कर रहे हैं? तो ये 38 हो गया। अब बचते हैं मुकेश सहनी एक दूसरा राग अलाप रहे हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके बगैर कोई भी पार्टी बिहार में सफल ही नहीं हो पाई। जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ मुझे निषाद आरक्षण भी दिया जाए और दूसरी तरफ हमें चिराग के बराबर सीटें दी जाए। अब समझिए कि बीजेपी करे तो करे क्या? चिराग के बराबर बीजेपी सीटें कहां से लाएगी जब बिहार में 40 सीटें ही? फिर जीतन राम मांझी बच जाते हैं, फिर पशुपति नाथ पारस को बीजेपी को अपने ही कोटे में अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो पेचीदगियां बहुत हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आ रहा है सौरभ, जो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक तरीके से मन बना लिया है कि चिराग का साथ तो चाहिए और पशुपति नाथ पारस का भी साथ चाहिए, लेकिन पशुपति नाथ पारस के पास एकमात्र विकल्प बचा है कि बीजेपी के सिंबल पे वो चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी जहां उनको सीट ऑफर करे वहां से चुनाव लड़े। नहीं तो मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि चिराग जिस तरीके से जिद पर अड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका और कोई दूसरा विकल्प सामने है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक ही ऑप्शन है पशुपतिनाथ पारस के पास कि वो बीजेपी में विलय कर जाए, बीजेपी के टिकट पर उनका प्रत्याशी लड़े। उसका कारण क्या एक ये भी है कि चिराग पासवान बिल्कुल नहीं तैयार हैं कि चाचा के साथ कोई उनका समझौता हो, उनका एलजेपी में कोई विलय हो, दोनों लोग साथ दिखें। क्या वो एकदम तय कर चुके हैं कि चाचा से बिल्कुल दूर रहना है? और दूसरा सवाल इसी में कि चिराग पासवान के मन की डील तो उन्होंने कर ही दी है, ऑफर किया तो भाई एलजेपी में तो वो मानेंगे नहीं, तो बीजेपी में आ जाओ, तो एक छत्र राज उनका हो जाएगा। तो क्या डील फाइनल की ओर बढ़ रही है चिराग की? देखिए, चिराग की पार्टी में चल क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी। चिराग के मन में चल क्या रहा है ये समझना भी बहुत जरूरी। मेरी रोजाना बात होती है, चिराग पासवान की पार्टी में ये बड़ा तगड़ा विश्वास है कि पशुपति नाथ पारस के पीछे नीतीश कुमार खड़े, इस बात को समझिए। और चिराग पासवान इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि यही मौका है और ये मौका है जिसमें हमें एलजेपी पे पूरी पकड़ मजबूत कर। एलजेपी 2 फाड़ में होना नहीं चाहिए जो अभी तक दिखाई पड़ती है। पशुपति नाथ पारस को एकदम कॉर्नर कर देना, वो तमाम लोगों को कॉर्नर कर देना है जिन लोगों ने चिराग पासवान को बिट्रे किया। ऐसा चिराग पासवान का मानना है। इसलिए चिराग पासवान ना तो उनको शामिल करने को तैयार हैं, और जो एलजेपी के नाम पे आवंटित सीटें थी 2019 में, वो सारी सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं। अब आप समझिए कि चिराग पासवान की जिद के आगे बीजेपी भी झुकती हुई नजर आ रही है। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, जिनके दम पे वाकई पशुपति नाथ पारस
अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, वो पशुपतिनाथ पारस अब अकेले पड़ गए, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक हद तक मदद कर सकते हैं, उससे आगे बढ़कर के मदद करने की हैसियत में नीतीश कुमार भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के इन दिनों जो सिपा सलाह रहे हैं वो ये उनको सलाह दे रहे हैं कि एनडीए में बने रहना है, अपनी सीटों को बरकरार रखना है और साथ ही साथ मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीतनी। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार सीएम भी बने रहेंगे, 16 सीटों पे चुनाव भी लड़ेंगे और उसके अलावा आगे बढ़कर के अगर पशुपतिनाथ पारस के लिए बैटिंग भी करने लगेंगे तो जाहिर तौर पर एनडीए टूट जाएगी जी। चिराग पासवान चले जाएंगे और चिराग पासवान को साथ बनाए रखने में ना सिर्फ बिहार की बीजेपी इकाई यूनिट चाहती है बल्कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है। यह भले हो सकता है कि चिराग को 5 के बजाय 4 के लिए अभी तक बीजेपी तैयार दिख रही है, वो 4 पे मना ले, ये अलग बात है, लेकिन वो 4 सीटें वही चिराग पासवान लेंगे जो उनको चाहिए, जो 2019 में एलजेपी की सीट थी। ऐसे में सवाल उठता है कि हाजीपुर तो छोड़ना पड़ेगा। हाजीपुर छोड़ने का मतलब है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की विरासत किसको मिली? तो चिराग पासवान को मिली। चिराग पासवान ने एक और दाव खेल दिया जो मैं एक वीडियो में आपको बता चुका। वो दाव उन्होंने खेला है कि थोड़ा नीतीश कुमार को भी शांत किया जाए, इसके लिए वो जमुई छोड़ने को तैयार हो गए जो कि उनकी सीट है। ये बड़ा महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे रहा हूं। और जमुई में इंटरेस्ट अशोक चौधरी का है, अशोक चौधरी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अशोक चौधरी को साध करके नीतीश कुमार को क्या चिराग पासवान साध ले जाएंगे? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की एक लिमिटेशन है। नीतीश कुमार के सामने भले ही पशुपतिनाथ पारस ने गुहार लगाई है, मदद की अपील की है, लेकिन नीतीश कुमार एक सीमा रेखा के पार नहीं जा सकेंगे। नीतीश कुमार की भी पोजीशनिंग इस समय उस तरह की नहीं है। नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता अपने सीएम की कुर्सी बचाए रखना और साथ ही साथ 16 सीटों को बरकरार रखना, ये है। क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें भी तो घट सकती। सवाल यह है, नीतीश कुमार से भी तो कहा जा सकता है कि इतने घटक दल हैं, इसमें आपको भी अकोमोडेटिव होना पड़ेगा। उसमें नीतीश कुमार पहली प्राथमिकता अपनी सीटों को बचाने को देंगे या पशुपतिनाथ पारस के लिए बैटिंग करेंगे? जरा आप ये सोच करके देखें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार की स्थिति 2019 से बिल्कुल भिन्न है और एनडीए में जो सीटों के बंटवारे का पेच है वो फंसने की बजाय उलझता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो बड़ा ही डिसाइसिव है, वो डिसीजन लेना जानता है। वो अगले 2 दिन में आपको नजर आ जाएगा कि अगले 2 दिन में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। अच्छा। और डिसाइड किस हालत पे? ये बड़ी बात बोली, किस सूरत पर? डिसाइड इस सूरत पर होगा कि किसकी राजनीतिक हैसियत कितनी। बीजेपी का मुख्य इंटरेस्ट 40 की 40 सीटें जीतने की, उसमें किसको कहां से उतारा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है, इस चाचा और भतीजे की लड़ाई में तवज्जो भतीजे को ही मिलना और चाचा को कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और चाचा अगर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ही एनडीए से बाहर जाना पड़ेगा। ये जो मैं समझ रहा हूं और जो मेरी जानकारी है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। भले ही उनके प्रवक्ता, उनके एमपीज कहें कि नवादा मेरा सीट है, समस्तीपुर मेरा सीट है, हाजीपुर मेरा सीट है, लेकिन बीजेपी उनको वो सीट देने नहीं जा रही। गठबंधन की सीटें उनको मिलने नहीं जा रही, क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी ज्यादा तवज्जो देगी और चिराग पासवान की बातें बहुत हद तक बीजेपी मानेगी, ये तय दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पशुपतिनाथ पारस अब धीरे धीरे अलग थलग होते दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने अपना रोना जरूर रोया है नीतीश कुमार के सामने, पर नीतीश कुमार ने यह भी कहा, मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं ले सकता कि उनके पास कौन बैठे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए
कैसे पशुपतिनाथ पारस को हाजीपुर से हटाया जा सकता है? ये मैं जानता हूं, ये तो गलत है। वहां का सांसद वो है और रामविलास पासवान जी के वो भाई भी हैं, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? वहां के सिटिंग एमपीज हैं। लेकिन सवाल यह है कि बस ये कहने भर की बात, जब स्टैंड लेने की बात होगी तो स्टैंड एक सीमा से ज्यादा नीतीश कुमार नहीं लेंगे, ये भी तय है। इसलिए आप ये तय मानिए कि चिराग का सिक्का चलेगा, चिराग का सिक्का चलने जा रहा है, चिराग सफल होने जा रहे हैं, बात चिराग की ही चलेगी और एलजेपी पर लगभग पूरा आधिपत्य चिराग जमाने की हैसियत में आ चुके हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से चिराग ने गली मोहल्ले शहर चौक चौराहा हर जगह सभाएं की। चिराग को ये लग चुका था, जब 5 एमपीज उनके साथ से निकल गए थे तो चिराग को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। अगर वो बिहार में दौरा नहीं करेंगे, अपना संगठन खड़ा नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं और अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तो उनकी राजनीतिक हैसियत कुछ रह नहीं जाएगी। क्योंकि उनकी पार्टी को उनके चाचा ने एक तरीके से कब्जा कर लिया। उनके साथी जिन पे उनको बहुत भरोसा था वो सूरजभान सिंह थे। सूरजभान सिंह कैसे उनका साथ छोड़ सकते थे? चिराग पासवान ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हुआ और चिराग पासवान को तब एक ही विकल्प नजर आया कि अब मेरे साथ कोई नहीं, क्योंकि 2020 में वो अलग थलग पड़ चुके थे। उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी। उनकी पार्टी टूटने के बाद पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बना दिया गया था। चिराग का इकलौता एमएलए वो भी जेडीयू में शामिल हो चुके थे। तो चिराग को लगा कि अब जनता ही जनार्दन, जनता के ही दरबार में जाना चाहिए। चिराग जनता के दरबार में गए, उन्होंने अपनी पार्टी को बिल्ड करना शुरू किया, अपने संगठन को खड़ा करना शुरू किया, अपना जो विजन है उसको लोगों को बताना शुरू किया और साथ ही साथ जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के खिलाफ साथ ही साथ सड़कों पर, यूथ के बीच में, गली मोहल्ले में, शहरों में, सड़कों पर संघर्ष करते आए, आज उसका परिणाम है कि बीजेपी भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि असली बारिश एलजेपी के चिराग पासवान ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि प्राथमिकता के आधार पर भी आप देखेंगे तो तीसरे नंबर की पार्टी चिराग पासवान है और चिराग पासवान को वो महत्ता मिलने जा रही। बिल्कुल। पंकज जी ने बताया कि कैसे चिराग पासवान ने पूरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की, कैसे उनकी पार्टी टूटती है, उनके 5 एमपी चले जाते हैं चाचा के साथ, फिर वो जनता के बीच निकलते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, लोगों का विश्वास अर्जित करते हैं और अब हाल ये है कि पूरी पार्टी पर एक तरीके से नेतृत्व उन्होंने पा लिया है और बीजेपी भी इस बात को मानती है कि असली एलजेपी या असली ताकत जो है वो चिराग पासवान के हाथों में ही है। इसीलिए दरअसल वो 6% वोट, वो 6% वोट जो हमेशा से पासवान जी का माना जाता था, दिवंगत नेता रामविलास पासवान, वो 6% वोट से ज्यादा वोट अब चिराग पासवान अपने साथ लिए घूम रहे हैं। इसलिए उनका वो महत्व है, इस बात को आप समझिए। और इसीलिए चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कम से कम उस 6% वोटों को साधने में भतीजा ज्यादा सफल नजर आता। इसलिए बीजेपी चिराग की महत्ता को समझ रही है, इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि हाजीपुर भी छोड़ना पड़े। इसलिए बीजेपी कह रही है कि आप या तो विलय करिए या हमारे साथ विलय करिए, आपको एक रास्ता अख्तियार करिए। बिल्कुल। आपके साथ हम ये नहीं करने जा रहे हैं कि आपके जो सिटिंग एमपी हम सबको टिकट दे दें और हम चिराग को नाराज कर दें, ये बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल। इसलिए अभी तलखी दिखेगी, बहुत सारी बातें दिखेगी, थोड़ा बीजेपी भी चिराग को टोन डाउन करने की कोशिश करेगी क्योंकि चिराग भी एनडीए में बने रहने का महत्व जानते हैं। वो ये बात समझ रहे हैं कि मलाई एनडीए में ही मिलना है, केंद्र में मंत्री पद एनडीए के साथ रह करके ही उनको मिल सकता है। इसलिए इस बात को बीजेपी भी बुनाएगी। थोड़ा पिछले
चुनाव की तुलना में इस चुनाव में उनको थोड़ा कम पे लाएगी। ये कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन चाचा भतीजे की जब भी तुलना होगी तो बीजेपी भतीजे को तवज्जो क्यों देगी, यह बहुत साफ है। और मैंने आपको इसीलिए बताया कि जो पशुपतिनाथ पारस पहले से इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, फरवरी बीत जाने दीजिए, नीतीश कुमार वाकई एनडीए में आ गए। वो कह रहे थे नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, लेकिन पशुपतिनाथ पारस को लग रहा था कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद उनकी हैसियत एनडीए में बदल जाएगी, वो ताकतवर हो जाएंगे क्योंकि उनके साथ नीतीश कुमार खड़े होंगे। पर सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार किस हद तक खड़े होंगे, किस हद तक उनके लिए। आपने साफ तौर पर बताया दिया कि पहले वो अपने हित सुरक्षित करेंगे कि उनकी 16 सीटें किस तरीके से कंफर्म हो जाएं, वो ज़्यादा जरूरी, ना कि किसको कितना मिलेगा, चाचा को कितना मिलेगा, भतीजे को कितना मिलेगा, या और अन्य जो घटक दल हैं उनको कितना मिलेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने आखिरी दांव चल दिया है इस चाचा भतीजे के झगड़े में। अब देखने वाला होगा कि चाचा पशुपतिनाथ पारस का क्या होता है और चिराग पासवान क्या अंतिम फैसला लेते हैं और गठबंधन किस ओर बढ़ता है। हमारी लगातार नज़र इस पूरी घटना पर, बिहार की राजनीति पर बनी हुई है। ऐसे ही हम सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।